बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ की ग्रैंड डिबेट के साथ मैं हूँ सादिया अफजाल और मेरे साथ हैं राना मुबशिर जी। ये जो हमारी आज ग्रैंड डिबेट का मौजू आप देख रहे हैं, जिसका उन्वान आपके सामने है, सियासत और रियासत। पहले अगर हम रियासत पे बात करें तो रियासत का कॉन्सेप्ट क्या है, और ख़ास तौर से ये जो हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका मकसद क्या था, इसकी बुनियाद क्यों रखी गई। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये वो दूसरी रियासत है जिसकी बुनियाद इस्लाम पे, दीन पे, मज़हब पे रखी गई। अगर हम इससे पहले देखें तो मदीना, रियासत तैयबा, जिसकी बहुत बात की जाती रही, वो इस्लाम की बुनियाद पे कायम हुई, जिसका फ़लसफ़ा हम देखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका दस्तूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर उसी की बात की जाए तो हमारे सामने हैं बहुत मिसालें मौजूद हैं कि नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्र जान जोखों में डालकर अल्लाह के जिस दीन की आबियारी की, और फिर एक जो निज़ाम मुरतब करके दिया अपनी कौम को, जिस अंदाज में उसको आगे बढ़ाया खुलफाए राशिदीन ने, उस वक्त जो कवानीन मुरतब किए गए, और बुनियाद क्या थी, मकसद क्या था कि अल्लाह के कवानीन का इतलाक़ होना चाहिए, इस्लामी कवानीन का नफाज होना चाहिए। अगर हम खुलफाए राशिदीन की भी मिसाल देखें तो हम देखते हैं कि खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के टाइम पर भी जो नफाज किया गया इस्लामी कवानीन का, वो शायद हम तो भूल गए, हम उनका ज़िक्र नहीं करते, हमारे मुल्क में आपको उसका नफाज नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम मगरबी ममालिक में जाएँ तो उमर लॉस के नाम से उनको याद किया जाता है। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के अंदर स्वीडन जैसे है, डेनमार्क है, और दीगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको इनका नफाज नज़र आता है। ज़कात का क्या सिस्टम होगा, सोशल जस्टिस सिस्टम क्या होगा, दीवान जो मुरतब किया गया, जो कि ख़ुद बाकायदा एक निज़ाम हुकूमत था, किस तरीके से चलेगा, वो तमाम लॉज आज हम भूल चुके हैं। और अगर इसी तरीके से आप पाकिस्तान की जानिब आते हैं तो महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना तो मकसूद नहीं था। यहाँ पर क्या मकसूद था कि एक मुसलमानों की अलग रियासत होगी, एक अलग वतन होगा जहाँ पर इस्लामी कवानीन का नफाज होगा, जहाँ उनको मजहबी आज़ादी मिलेगी, जहाँ जो उनके जानी और माली बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। और आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 76 बरस गुजर जाने के बावजूद हम यही बहस कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों ना हो सका, आखिर क्या वजह है कि वो जो तमाम ख्वाब जिनका जिक्र हम देखते आए हैं, करते आए हैं, और ये बात करते हैं कि आबा अजदाद ने उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वो मकसद कहीं पीछे रह गया है। और इसके साथ, इस उन्वान के साथ जुड़ा जो दूसरा लफ्ज़ आप देख रहे हैं वो है सियासत। अगर सियासत पे आइए तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मुल्क में जो 76 बरसों से सियासत का निज़ाम है, या जो तर्ज़ सियासत है, वो तो कहीं रुकावट नहीं है इस रियासत के ख्वाब को पूरा करने के लिए। ये आज हमारे इस ग्रैंड डिबेट की थीम है। और इसी हवाले से अगर हम देखें राना साहब, जो हमारा निज़ाम चलता आ रहा है इस मुल्क में, वो किस हद तक इसको सपोर्ट करता है? क्या आप जो वोट डालते हैं, जो आप जाके बैलेट पेपर डालते हैं, जिस भी डब्बे में डालते हैं, आपको यकीन है कि वो जनाब जिसको वोट डाला है, जिस कैंडिडेट को वोट डाला है आपने, उसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, सो ये निज़ाम जो है आप लोगों को पसंद है या नहीं है? नहीं है। अगर ये निज़ाम आपको पसंद नहीं है तो फिर कौन सा निज़ाम आप चाहते हैं कि हो जिसमें आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सके? अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और आप इसी तरह, मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन इसी तरह अगर आप टकरे मारते रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहाँ जाएगी? आप लोग यहीं से उठते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, आपको ऑप्शंस मिलती हैं, और आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, वहाँ पे आप ग्रो करते हैं और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे ये ऑप्शंस क्यों नहीं मिल सकती? ये निज़ाम की ख़राबी है, ये पॉलिटिशियंस का मसला है, पॉलिटिशियंस आपको कुछ नहीं दे सके, या कुछ और मसला है? और अगर यही निज़ाम आपको चाहिए तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? और अगर आपको कोई और निज़ाम चाहिए तो वो क्या हो सकता है? वो निज़ाम कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, वो आपने बताना है। आप बताएं हमें, आप सजेशंस दें, क्योंकि आपकी सजेशंस को लेके हम आगे चलेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे, अगर आप नहीं हमें अपनी इनपुट देंगे तो हम कोई आपका केस नहीं लड़ सकेंगे। आपको गिला होता है, शिकवा होता है कि जनाब मीडिया आपके साथ नहीं चलता। हम चलते हैं आपके साथ, सुनो टीवी चलता है आपके साथ, लेकिन आपकी इनपुट भी चाहिए।
और आपकी इनपुट जो है लॉजिकल चाहिए। कच्चे पैरां ते नहीं पक्के पैरां दे दसना। बिल्कुल सही है। और जिस तरह इन्होंने बता दिया कि निज़ाम अगर आपको लगता है कि काम नहीं कर रहा तो इसका मुतबादिल क्या है, उसी पर बात करेंगे। पहले मैं पैनल का तारुफ करवा दूं। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आप अपने बाएं जानिब चौधरी साहब नज़ीर साहब हैं मेरे साथ जी। चौधरी साहब नज़ीर साहब जनाब चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के। अतर काजमी साहब को आप जानते ही होंगे। उमर रियाज अब्बासी साहब हैं हमारे साथ, और राजा यासिर हुमायूं साहब हैं। फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हम इनसे इनपुट ले लेंगे अपने गेस्ट से, आपके सवालात लेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा और सवाल सवाल को, कीजिएगा। और कोशिश करेंगे हम के जितने मैक्सिमम लोग हैं उनको हम कैटर कर सके, लेकिन सवालात थोड़े से छोटे बिल्कुल कि रखिएगा। एक सवाल करने की इजाज़त होगी आपको, ताकि ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। आप लोग अपना नाम बताएंगे, अपने इदारे का नाम बताएंगे, और जिनसे सवाल है उनका नाम लेंगे। अभी जो पहला राउंड है डिस्कशन का, उसमें हम ये बात करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से चौधरी साहब नज़ीर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। जो रियासत का कॉन्सेप्ट है, या जिसको सामने रख के इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की गई, इसकी बुनियाद डाली गई, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये सवाल होगा मेरा तमाम पैनलिस्ट के साथ। और आगाज़ हम कर रहे हैं आपसे। आप तमाम लोगों के पास 3 मिनट्स ईच हैं। जी साद नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच ही बोलेंगे, चूँकि तहरीक इंसाफ के लिए तालियां बज रही हैं, तो उनका नैरेटिव अगर हमने टो ना किया तो तालियां नहीं बजेंगी। तो जितनी कल वाले शो में तालियां बजी थी, तो सोचा मैंने था कि या का नाबुदु व या का नस्ताइन से शुरू करूँगा, तो कम अज़ कम आवाम का कॉन्फिडेंस हाथ होगा। अच्छा जी, जो रियासत की कहानी है और पाकिस्तान के बनने की कहानी है, हमें इसे 2 तनाजुर में देखना होगा। पहले जो रियलिटी में ऑन ग्राउंड हुआ, और वो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की बुनियाद 2 कौमी नज़रिए पे रखी गई, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से कहानी शुरू हुई। और ये वो वाहिद नैरेटिव था जिस पे पूरी कौम, वो सिंधी थे, बलोची थे, वो पंजाबी थे, या वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कलमे की बुनियाद पे तमाम यूनाइट हुए, और फिर पाकिस्तान का वजूद क़याम में आया। इंडिया से हम अलहदा हुए, हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए, बर्र सग़ीर में मुसलमानों ने आज़ादी इस नज़रिए के तहत हासिल की। उससे अगर हम पीछे चले जाएं तो इसी एरा में एक हमने तहरीक खिलाफत भी चलती देखी यहाँ पे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ताबे। 1924 में जो खिलाफत एंड हुई, उसका समझ लें कि पाकिस्तान दोबारा से उस तहरीक का आगाज़ था कि कलमे की बुनियाद पे हम अलहदा हुए। और कॉन्सेप्ट ये था कि इस एरा के, इस रीजन के मुसलमानों को आप इस्लाम के कवानीन और इस्लामी तनाजुर में जीने का मकसद देंगे, मकसद हयात देंगे, और वो उस तनाज़ुर में वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और इस्लामी मसावात के टॉपिक के तहत जो बराबरी का कॉन्सेप्ट रियासत देती है, इस्लामी रियासत देती है, वो तमाम सोसाइटी में एक्सरसाइज किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम उस अपने ओरिजिनल गोल से हट गए, और उसका रिज़ल्ट आज है कि हम फ़िक्री सतह पर ये कौम जानती ही नहीं है कि ये वजूद में किस लिए आए थे। और आज बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम इंडिया से अलहदा क्यों हुए। तो सबसे पहले जो रियासत हमारे यहाँ वजूद में आई, उसकी बुनियाद कलमे की बुनियाद पे पड़ी, और उस कलमे के तनाजुर में आज की डेट में हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम उस कॉन्सेप्ट से कितने दूर आ गए हैं, और क्या हमारे सियासतदान, हमारे अदारे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और पब्लिक उनसे ये डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम रिवाइव करेंगे और अपनी ओरिजिनलिटी पे खड़े होंगे, तो फिर इस सारी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है इसी तनाजुर में। और यही उसकी बुनियाद है कि जो जो फैसिलिटी एक इस्लामिक स्टेट अपने रेजिडेंट को, अपने सिटीज़न को देती है, वो एक्सरसाइज करने की आज़ादी हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया के डर से,
और आपस में एक दूसरे के डर से आज ना खिलाफत का नाम लेते हैं, ना आज हम शरीयत का नाम लेते हैं, और ना हम जो इस खिलाफत के रास्ते में वेस्ट की जानब से दीवारें खड़ी की गई, ना हम उनका जिक्र करते। ठीक। और हम इतने पस्त हो गए हैं सोशल मीडिया पे कमेंट देने के अलावा, और मैं तो कल किसी से जिक्र कर रहा था कि सोशल मीडिया पे अगर हमारे सामने फ़लस्तीन की कोई पोस्ट आती है तो वो हम शर्मिंदगी से जल्दी से आगे गुजार देते हैं कि यार अब हम कर तो कुछ सकते नहीं, हम कह तो कुछ सकते नहीं, हम तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। और मीडिया पे भी फ़लस्तीन का नाम नहीं लिया जाता, और सोशल मीडिया तो पहली वेस्ट का मरहून मिन्नत है, आप फ़लस्तीन का नाम लेते हैं। तो ये आपको इन टोटलिटी वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट से रिलेटेड नहीं है, हम मुसलमान हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमें एक जान हो के, जो आप सल्लम की इस पे हदीस है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, अगर वहाँ तकलीफ़ होगी तो वो तकलीफ़ हमने महसूस करनी है। तो सबसे पहले हमने अपने यहाँ वो स्टेट का कॉन्सेप्ट रिवाइव करना है, वो मसावात जो स्टेट अता करती है अपने रेजिडेंट्स को वो उनको अलाउ करनी है, और आवाम को ये राइट, यानी जो हमें जमहूरियत के कीचड़ में फंसा दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये इसकी बच्चों ओरिजिनल डेफिनेशन है, आप मेरे से छोटे हैं उम्र में इसलिए बच्चे कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जमहूरियत की ओरिजिनल डेफिनेशन है जो इस्लाम की ज़िद है और ये शिर्क है। इस्लाम की डेफिनेशन है कि अल्लाह की हाकमियत लोगों के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मैसेज वो पावर देंगे, अल्लाह की हाकमियत कायम होगी, और वो तमाम कवानीन जो अल्लाह पाक ने अपने इज़न से जारी कर दिए हैं, आप सल्लम ने अपनी नबूवत में और खुलफाए राशिदीन ने अपने दौर में, और उसके बाद इज्तिहाद की सूरत में उम्मत पे 1924 तक कायम रहा है। आज से सिर्फ 100 साल पहले, ये 3-4 दिन पहले 100 साल पूरे हुए, आज से 100 साल पहले तक ये खिलाफत कायम रही है, यानी वो इतना कामयाब निज़ाम था कि वो 1924 तक कायम रहा, और कुफर को वो निज़ाम गिराना पड़ा। कमाल अतातुर्क जो हमें हीरो की सूरत में पढ़ाया गया, उसने खिलाफत नीस्तो नाबूद की। तुर्की में अरबी में नमाज पढ़ने को भी उसने मना कर दिया, अजानें देना मना कर दी, और वो खिलाफत ख़त्म हुई है। तो आज आपका मेरा ये हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम जा किधर को रहे हैं, और कुफर हमारा तिक्का बोटी कर रहा है, और हम अपने बहन भाइयों को भी नहीं बचा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपकी बहन पे, आपके बच्चे पे, आपके भाई पे, आपके वालिद पे कोई गोली ताने, कोई गोली मारे, कोई पिस्तौल ताने, तो आप ये बयान देंगे कि ये हम उनके लिए जज्बा खैर सगाली रखते हैं कि आप जाके बचाएंगे उसको? ये वो जज्बा है जो हमें रिक्वायर्ड है, और ये आपसे छीन लिया गया 1924 में। 1947 में ये दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन अगले 70-75 सालों में इट्स नॉट सो सिंपल। ये हमारे जर्नैलों और हमारी फ़ौज और हमारे सियासतदानों और हमारे ब्यूरोक्रेट्स का रोला नहीं है, ये इंटरनेशनल और लोकल अलायंस है, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ कि कहीं वो जज्बा जो 1924 में मार दिया गया वो रिवाइव ना हो। और आज उसका आप ये रिज़ल्ट देखें कि तालिबान अपनी इस सेकंड आज़ादी के बाद भी वो भी फ़लस्तीन का नाम नहीं ले रहे, उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ आज़ादी गई है इस एजेंडे पे कि अब आपकी बंदूकों का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। सो इट्स नॉट सो सिंपल, और ये काम आप लोगों ने करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके सियासतदान जवाब दे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका आर्मी चीफ जवाब दे हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जवाब दे हों, चीफ जस्टिस जवाब दे हों, तो आपको वो क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो हर कोई मानने को तैयार हो, और वो दीन हक के अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, चलें। मुझे मेरी टीम बता रही है कि वो 3 मिनट से अब टाइम बढ़ा के 5 मिनट कर दिया, तो सबको बराबर मौका मिलेगा। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपका टाइम अब शुरू होता है, योर 5 मिनट्स। बहुत शुक्रिया राना मुबशर साहब, साजिया अफजाल साहबा और स्टूडेंट्स। 44 साल बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का फ़ैसला, यानी अपने व्यूज़ दिए, और ये कहा गया कि न का आइन का ख्याल रखा गया, न कानून का ख्याल रखा गया, न फेयर ट्रायल का ख्याल रखा गया। तो आप मुझे बता दें, 44 साल बाद आज मेरे शहीद कायद का फ़ैसला सुना दिया है हमारी जुडिशरी ने, तो क्या मैं कसास दिया जो इस्लामी बात की है, तो मैं किस से लूँ? उस जज से लूँ जो मर चुका है, उस कंप्लेनेंट से लूँ
जो ज़िंदा है उन गवाह से लूँ, जो कुछ मर चुका है कुछ ज़िंदा है। ये है हमारा जुडिशल सिस्टम जो दुनिया में 139 नंबर पर है। यहाँ बात हो रही शरीयत की। कौन सा शरीयत, कौन सा इस्लामी मुल्क? ये मुल्क आज़ाद क्यों हुआ, किस बात पे आज़ाद हुआ? 1000 साल तो हमने हुकूमत की बरसगीर पे मुसलमानों ने, हमारी तो अक्सरियत थी वहाँ पे। इस मुल्क को बनाने का मकसद क्या था? मकसद वही इस्लामी उसूलों पे। क्या मुझे आप बता सकते हो? और माजी का हुआ है, क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या शरीयत कोर्ट सुप्रीम है? अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हो तो शरीयत कोर्ट सुप्रीम होना चाहिए। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में जो शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस दिनों में उन्होंने कहा मैं सुप्रीम हूँ क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। उनको हटाया गया, उसको, उस जज को फारिग कर दिया गया। ये आपका इस्लामी मुल्क है, आप उस इस्लाम की बात कर रहे हो। उसके बाद आप आइए रियासत। रियासत का डेफिनेशन माशाल्लाह ज़बरदस्त डेफिनेशन है। हमने तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, हमारा क्या असर कर दिया? हमारे एक कायद को झूठे मुकदमे में हमसे अलग कर दिया, दूसरे को दहशत गर्दों ने उड़ा दिया और बाकी को 80,000 कोड़े लगाए गया, जेलों पे बक्से में बंद करके रखा। आसिफ अली जरदारी को जेल में, थाने में बंद करके उसकी ज़बान काटी गई है। फिर भी आप कहते हो पीपल्स पार्टी। बताओ मुझे पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कोई तारीख बता दो किसी पार्टी की जो इतने शोधा, जो इतने लोगों को टॉर्चर और कत्ल और किया हो। एक पार्टी तो मुझे बताओ दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़िए। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आइन का आर्टिकल 8 से 28 आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपको आइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में सर्च कर ले, किसी भी ज़बान में फंडामेंटल राइट्स आपके आ जाएगा 8 से लेकर 28 तक। क्या वो हो रहा है? क्या हमारे आइन का आर्टिकल 25A है, फ्री एजुकेशन 6 से 16 ईयर्स, क्या हो रही है? क्या पाकिस्तान में मिल रही है उसको? और उसके बाद आप आइए आर्टिकल 10 है जो आसिफ अली जरदारी के दौर में इंसर्ट किया गया था आइन में, क्या उसके ऊपर अमल हो रही है? क्या ये हमारी अदालतें, मैं बात कर रहा हूँ अदालतों की, क्या अदालतें उस पर अमल कर रही है? और क्यों अमल करे? मेरा बिल मैंने पेश किया था कौमी असम्बली में PTI के दौर में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, ज़ात नस्ल डोमिसाइल भेजते हो। एक हाई कोर्ट के जज आप क्यों चाचे मामे बांजे भतीजे को ले रहे हो? जो बड़े बड़े वकील है, जो रिटायर्ड जज है, और उनका अशर यही होता है, और इनका अशर यही होगा कि आपका जुडिशल सिस्टम इस वक्त दुनिया में 139 नंबर पे है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मगर आए तो सही ना शर्म। उसके बाद आपके फैसले जो दादा केस दाखिल करते हैं वो पोते जाके चलाता है। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, मैंने असम्बली में बेल पेश किया कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं, उनको आखिर कब जॉब मिलेगी? कि सारे जो रिटायर्ड लोग हैं जो 3-3, 4-4 मरतबा वफाकी मोतसिब आला, उसका जो मोतसिब है वो रिटायर्ड हो चुका है चीफ सेक्रेटरी 2 सूबों से, और उसके बाद 10 साल से वो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है और उसके पास इख्तियारात का है। सेक्शन 20 के तहत वो 22 ग्रेड का ऑफिसर डायरेक्ट लगा सकता है, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रार 20 साल से रिटायरमेंट के बाद भी बैठा हुआ है। कहाँ से मिलेगी बच्चों को नौकरियाँ? कहाँ से उनको मिलेगी जॉब उसके हवाले से? उसके बाद आपने फ़लस्तीन की बात की है। का टाइम हो गया, सो सेकंड राउंड में ले आएंगे। सेकंड राउंड में जाएंगे, लेकिन सारे मेहमानों को पहले मिल जाए। इसमें कादिर बंदो खेल साहब, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। 30-35 साल तो आप लोगों की हुकूमत रही, वन वे और दी अदर, तो जवाब देने दो। तो जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आने थे, जज सही लगाने थे, कोई उसमें जनाब कवानीन में चेंजेस लेके आनी थी। मैंने तो नहीं लेके आनी थी, आपने लेके आनी थी। आप लोग असेंबलियों में बैठे हुए थे, आपने कहा कि दादा एक केस करेगा तो पोते को शायद जाके कहीं इंसाफ मिल जाए। वो काम भी आप लोगों ने करना था क्योंकि असेंबलियों में आप लोग बैठे थे, मैं नहीं था। 5 मिनट्स अतर काज़मी साहब। जी देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है हमारी रियासत का, वो साद साहब ने भी काफ़ी उस पर रोशनी डाली, सियासी बातें भी की मंदोखेल साहब ने। अब जो रियासत का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक आप लोगों के जहन में भी क्लियर होगा, लेकिन एक चीज़ जब तक पाकिस्तान में क्लियर नहीं होगी, जो रियासत है ये लोग रियासत हैं, जब तक ये लोग रियासत हम नहीं मानेंगे कि इनके लिए हमने करना है
तब तक रियासत यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकेगी। यहाँ पे इस्लामी बात भी हुई, इस्लाम में भी क्या होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप कुछ काम करेंगे, इबादत करेंगे तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। रियासत के अंदर भी बुनियादी कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो आवाम है क्या उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या वो एपी सेंटर है। देखें, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अगर जानवर भी किसी एरिया में रहते हों और वो एरिया उनके लिए डिलीवर करना बंद कर दे, वहाँ से उनको खुराक ना मिल रही हो तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि ये लोग जो हैं वोट किसी और को डालें और वोट निकले कहीं और, फिर भी हम कहें कि जनाब आप आइन को भी माने, आप कानून को भी माने। ऐसा नहीं होगा जब तक हम ये फंडामेंटल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे कि जो पाकिस्तान की आवाम है, कोई इदारा यहाँ पे रियासत नहीं है, कोई यहाँ पे असेंबली रियासत नहीं है, कोई सेनेट यहाँ पे रियासत नहीं है, ये सारे रियासत के जुज़ हैं। और इस रियासत को अगर कोई बनाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो ये लोग हैं, जब तक ये नहीं होगा यहाँ पे बेहतरी नहीं आ सकती। चलिए, आपने तो 5 मिनट से भी कम वक्त कम दिया, नहीं लिया, लेकिन आपने समराइज सब कुछ कर दिया। बप्पी साहब, पीटीआई यहाँ पे जी सेनेटर साहब कोशिश करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश इमरान साहब, आपका, सादी बीबी, आपका इनवाइट करने का शुक्रिया। अगर मैं बोलूँगा तो सर तकलीफ़ तो होगी, फिर मैं जिस तरह की रियासत को डिफ़ाइन करने लगूँगा तो फिर तकलीफ़ होने जा रही है। सर, जब मदीना की रियासत बनाई गई थी तो उसके 4 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे: यूनिटी, इत्तेहाद, रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, एंड द चौथा जो था वो था इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इन सारों में से सिर्फ एक को उठा लेते हैं, वो है रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी। कानून की अमलदारी की बात करते हैं, मंदोखेल साहब ने कहा कि भुट्टो साहब का 40 साल पुराना केस उठा लिया गया। 40 साल के केस जितने दिल करे उठा लें, आप फैज़ाबाद का धरना भी उठा दें। आपको क्या ये नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल से क्या हो रहा है? एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दिया गया। काज़मी साहब की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, आज पाकिस्तान में जो चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है कि रियासत असल किस चीज़ का नाम है। रियासत ना असेंबली है, ना सेनेट है, ना जुडिशरी है, ना ही एस्टैब्लिशमेंट है। रियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम है और अवाम का फैसला है। और जब कभी रियासत ने यह फैसला किया कि वो अवाम के साथ नहीं जाएंगे, वो मुआशरे और वो मुल्क रुक जाएंगे। और अगर आप वाकई समझते हैं इस मुल्क को कोई चीज़, इस रियासत को बाहर निकाल सकता है, तो आज अडियाला से एक शख्स को निकाल के बाहर ले आइए। ये पाकिस्तान चलता चलता उस जगह पे पहुंचे जहां तक आप भी नहीं सोच सकते। थैंक यू सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब। डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब, योर 5 मिनट्स। थैंक यू सादिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें रियासत को डिफ़ाइन करते हुए ये चीज़ सामने रखनी होगी कि हिस्ट्री में जो पहली इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक स्टेट थी वो रियासत मदीना थी। अब उसका मॉडल ऑन साहब ने भी बयान किया। मैं अर्ज़ करूँ कि जब हम इस्लाम की या इस्लामी रियासत की बात करते हैं, बिलखुसूस यूथ की तवज्जो के लिए, तो लोग बड़ा फैब्रिकेटेड फ़ियर का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं शरिया क्या, कौन सा मॉडल है, इस्लाम से क्या मुराद है। तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि कुरानिक पर्सपेक्टिव में सूरह माउन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि दीन की तकज़ीब करने वाला नहीं जो नमाज रोज़ा क़ज़ा करे, बल्कि जो यतीमों को खाना नहीं खिलाता और उसकी तरगीब नहीं देता, जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं करता। अल्लाह ने वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, जो माल है उसके अंदर साइलिन का और डिप्राइव्ड कम्युनिटी का राइट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में क्या किया? मुआख़ात का मॉडल दिया। एक तो फ्रेटर्निटी क्लब बुलाया अंसार और मुहाजिरीन को। दूसरा कॉन्सेप्ट है हैव और हैव नॉट का। जो हैव थे वो अंसार थे, और अंसार का मतलब ये हेल्पर्स। मुहाजिरीन दे लेफ्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग इन मक्का, और वो जब मदीना में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमिक सोशल ऑर्डर डेवलप किया कि टेक फ्रॉम द अपर क्लास डिवाइड इनटू लोअर क्लास। ये जो हैव और हैव नॉट का बैलेंस है, ये रियासत मदीना के मुआशी सुतून को इस्तवार करता है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी सुफ़ा की सूरत में आपने दी, वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैयार होते थे, दारुन नदवा की सूरत में दी। और यही नहीं हुआ, बल्कि फ़र्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन बींग जो मिसाक मदीना था, उसके 63 आर्टिकल देखें। पाकिस्तान अगर हम आगे चलाना चाहते हैं तो 63 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना वो हमारा सॉल्यूशन है।
अब उसमें क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर एवरीवन, उसमें बिलीवर नॉन बिलीवर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें सारे राइट्स हैं। एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की गई आप सल्लम के दौर में। फिर आगे अगर चलें तो मैं आपको बताऊं ये एक्सपेंड हुआ है। सैयदना अबू बकर के दौर में जब आपसे कहा गया जो कहते हैं ना हेड ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स, तो पूछा गया आपकी सैलरी क्या होगी, फरमाया मदीने के मज़दूर के बराबर। अगर गुजारा ना हुआ, फरमाया अगर मदीने का एक कॉमन मैन गुजारा कर सकता है तो मेरा भी हो सकता है। फरमाया फिर भी ना हुआ, फरमाया मैं उस मज़दूर की सैलरी पहले बढ़ा दूंगा, पहला हक उसका है, जब उसकी तनख्वाह बढ़ेगी तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। तो जो विजनरी लीडर होते हैं, जो रूलर होते हैं, जिन्होंने स्टेट को मैसेज को लेके चलना होता है, वो जब देने की बात आए तो पब्लिक से शुरू करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात आए तो ज़ात से शुरू करते हैं। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मिसाल है। आप ज़रा जब चोरी हुई तो यहूदी ने मुकदमा दर्ज कर दिया, तो जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अदालत में पेश किया गया, तो कादी शरी ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं होती, तो वो मुकदमा हार गए। तो वो शख्स कदमों में गिरा और मुसलमान हो गया कि मुझे पता था कि ज़रा अली की है, लेकिन मुझे पता चला है कि अली के दौर में इस्लामिक स्टेट में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है कि एक हुक्मरान को भी अदालत के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं। तो फिर आखिरी बात, हम डरते किस बात से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 288 आर्टिकल्स हैं। एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ। जनरल ज़िया के दौर में 90 अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स, इस्लामाइजेशन की बात हुई, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जो आर्टिकल में तरमीम हुई हैं, उससे 100 आर्टिकल इफेक्ट हुए हैं। मुझे बताए कोई पब्लिक वेलफेयर का उसमें कोई आर्टिकल है, यूथ एम्पावरमेंट का है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट का है? ये इस्लामी रियासत का मॉडल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो सारे जो एट्रीब्यूट्स से अगर एडॉप्ट करना चाहें तो पाकिस्तान के मसाइल का हल वही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं आखिर में एक चीज़ आपके गुज़ार करूँगा, आखिरी बात, कि एक मुबस्सिर का तबसरा सुनकर जहन हर लम्हा इर्तियाश में है, कौम एक मुल्क की तलाश में थी, मुल्क एक कौम की तलाश में है। मैं एक चीज़ वैसे कहना चाहूँगा अब्बासी साहब, आपने कहा यहाँ पे तरमीम नहीं होती, तरमीम होती है। जिस दिन ओथ लिया जाता है उस दिन तरमीम होती है और केसेस ख़त्म करवा लिए जाते हैं। राना अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी है आप सबके साथ बैठ के ये बात रियासत के ऊपर करना। देखें, एक लाइन में बोलूँगा, ये 2 साल पहले इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक आइनी तरीके से हुकूमत को निकाला गया, और 2 साल 1 माह पहले इन्हीं के साबका सदर ने कहा था कि नैपी चेंज होते हैं, और इसी तरह हुकूमत चल रही थी। और सब जानते हैं कि आखिरी दिन तक जो है एक्सटेंशन दी जा रही थी। जो जमहूरियत के आज अलमबरदार बने हुए हैं, उनके 3.5 साल की जो हुकूमत थी उसमें किस तरीके से वो चलाई गई, कितनी जमहूरी थी, आप सब जानते हैं। रियासत क्या है? देखें, ये मुल्क एक बुनियाद पे बना था कि मुसलमानों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होती थी, और हमने कहा कि हम ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हम सबको एक इक्वल मौका देंगे, और उसमें माइनॉरिटीज़ का भी। तो पाकिस्तान का झंडा जो है, जो सिंबल ऑफ रियासत है, वो हरा भी है और सफ़ेद भी है। तो ये रियासत बनी थी बराबरी सबके लिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों और मुसलमान हों। तो ये बुनियाद थी। बदकिस्मती से जब ये मुल्क बना तो सिविल ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर कर लिया। हमने तो पहला आइन अपना जो है वो 9 साल बाद बनाया, 1956 में। तो पहले ही हम जमहूरियत की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। फिर आपको पता है मार्शल लॉ लग गया, और उसके बाद फिर जब हमने 1973 का फाइनली हम जमहूरियत की तरफ बढ़े, तो वो भी चंद साल के बाद फिर एक और डिक्टेटर आ गया। फिर आपने 90 की दिहाई देखी। 90 की दिहाई में हम 58(2)B के जो है वो उसके विक्टिम्स बन गए। सदर साहब को लगता था कि ये हुकूमत करप्ट है, या जो भी वजूहात या इशारा होता था तो हुकूमत उड़ जाती थी। फिर आपका एक और मार्शल लॉ लग गया। फाइनली ये फैसला हुआ कि हम मिसाक जमहूरियत करते हैं। जो 2 बड़ी जमातें थी, उन्होंने कहा भाई हमने जमहूरियत को जो है जन्म देना है, और हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, नॉकिंग ऑन द डोर। तो वो बुनियाद रखी गई पहली दफ़ा के जमहूरियत के अंदर। देखें, जमहूरियत तब चलती है जब आप एक्सेप्ट करें कि आप लोगों ने इकट्ठे मिलकर जमहूरी हिस्सा है। ये नहीं होती कि आप कहें कि जी हम हैं और कोई भी नहीं है। ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये निज़ाम की नफ़ी है। तो हमने दोनों ने फैसला किया कि हम जो बड़ी जमातें हैं वो मिसाक जमहूरियत के साथ तहत आगे बढ़ेंगी।
फिर वो निज़ाम चला और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 2008 से 2018 तक जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो मैक्सिमम थी, लेकिन फिर एक एजेंडा नाफिज किया गया। वो एजेंडा क्या था कि हमने एक और थर्ड बंदे को लेके आना है अंदर, थर्ड जो है वो प्लेयर डालना है, और वो 11 साल का एजेंडा नाफिज किया गया। और जो इनके जज्बात आज ये बयान कर रहे हैं, 2018 में मेरे वो जज्बात थे। रिग्ड तरीन इलेक्शन था, आपने RTS बिठाया, आपने 35 जो हमारे PMLN के निशान पे टिकट्स थे उनको जीपों के हवाले किया, मरियम नवाज को जेल में डाला, नवाज शरीफ को जेल में डाला आपने पनामा के जरिए, और फिर एक हुकूमत नाफिज की गई। तो रियासत क्या है? रियासत अवाम है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इधर से भी आई। लेकिन जमहूरियत क्या है? जमहूरियत है कि पहले आप जो खिलाड़ी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक दूसरे को तो तस्लीम करें। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप कहें कि ये चोर है, मैं जो हूं फरिश्ता हूं और किसी को मैं नहीं मानता? ये जमहूरियत नहीं है। तो अगर मेरे नज़दीक हमारे पास आइन है, आइन मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, किस चीज़ की कमी है इस निज़ाम में कि एक दूसरे को स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट नहीं करते? अगर स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठ जाएं, अगर वो मिलके जो है वो एक दूसरे को मानना शुरू कर दें, एक दूसरे की सुनना शुरू कर दें, तो वो जमहूरियत है। कि आप एक आखिरी देखें, जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की दुश्मनी नहीं होती, उनकी पॉलिसी के ऊपर डिफरेंशियल होता है। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को मुल्की मफाद में इकट्ठा चलना आना चाहिए है, और अगर वो नहीं चल सकते तो वो जमहूरियत की तबाही है, जो हम समझते हैं एक तीसरे फरीक की वजह से हम देख रहे हैं। ठीक, उनकी बात आ जाए। जी जी, बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं एग्री करता हूँ, नून लीग से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनके हल्के में नून लीग ने राजा रियाज को टिकट दे दिया, इनको टिकट नहीं दिया। ये और इस पे तो आई थिंक इस पे तो मीडिया में भी बात हुई थी, क्योंकि इनके मरहूम वालिद साहब का इतनी खिदमत रही पार्टी के लिए, और इनकी खुद की भी, और फिर राजा रियाज। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि मैंने अपनी जंग अपनी जमात में लड़नी है, मैंने अपनी जमात के अंदर अपनी जंग लड़नी है, जमात तब्दीली करनी। राजा यासिर हुमायूं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी पैशनेट गुफ्तगू हो रही है, मेरा ख्याल है थोड़ी फिक्री टॉपिक था, और आप माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स बैठे हैं। सबसे पहले तो जो डेफिनेशन है एक मॉडर्न नेशन स्टेट की, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए सबको, और दूसरा कि पाकिस्तान जो बना था वो किस डेफिनेशन के तहत बना था। अक्सर लोग हम इस गलत फहमी का शिकार हैं कि पाकिस्तान कोई थ्रोक्रेसी है, यानी कि एक मजहबी स्टेट है जो मज़हब के नाम पे ली गई। ये फैक्ट नहीं है। आप मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया उसको पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि जो नेशन की डेफिनेशन पाकिस्तान बनाने के लिए इस्तेमाल की गई वो ये है कि वो बुनियादी डेफिनेशन है क्या, कि वो लोग जिनकी हिस्ट्री, जिनका कल्चर, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी आइडेंटिटी और इवन रिलीजन मुश्तरक हो, वो एक नेशन होते हैं। और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आर वन नेशन बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इंडिया के मुसलमानों की एक जैसी थी। तो ये इट सेल्फ एक सेकुलर डेफिनेशन है नेशन की। तो ये काइंडली इसको बात को अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर अफ़गानिस्तान के जो लोग जिनको आप निकाल रहे हैं उनको भी इतना ही पाकिस्तानी होना चाहिए जितना कोई बाकी कोई हिंदुस्तान का पाकिस्तानी था, या बिहारियों को भी इतना ही पाकिस्तानी होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी ज़रूरी है। दूसरा, जब आपने अपनी नेशन स्टेट इस्टेब्लिश कर ली तो सबसे अहम चीज़ उसको मजबूत करने के लिए जो ज़रूरी होती है वो इंस्टीट्यूशनलिज़म, इदारे स्ट्रॉन्ग हो। और ये बात मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रहीं, लेकिन वो पार्टीज़ अपने आप को तो इदारा बना नहीं सकी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी ने अगर इदारा बनना है तो उसके अंदर डेमोक्रेसी होनी ज़रूरी है। जिस तरह अभी ये राना साहब की बात कर रहे हैं कि राना साहब की पार्टी ने इनको टिकट दिया, तो टिकट देने का कोई निज़ाम ही नहीं है। पार्टीज़ इन डिक्टेटरशिप हैं बेसिकली। एक जो शख्स पार्टी बनाता है वो पार्टी के तमाम फैसले वही करता है। तो अगर आपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को विद इन देमसेल्व्स उनके अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, ताकि अगर पार्टी के अंदर किसी का मुख्तलिफ ओपिनियन है अपनी लीडरशिप से तो पार्टी में रह के वो अपना ओपिनियन वॉइस कर सके। अनफॉर्चुनेटली आर्मी तो इंस्टीट्यूशन है और स्ट्रॉन्ग है और अल्लाह करे रहे, लेकिन और कोई इंस्टीट्यूशन हम बना नहीं सके। जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकी, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकी। आपके ब्यूरोक्रेसी है वो पहले से बहुत बदतर हो चुकी है। इसी तरह आपकी जो जस्टिस सिस्टम है, जो कि बुनियादी ऑन भाई ने सुतून बताए थे रियासत मदीना के,
तो उनमें जस्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या रैंकिंग देख ले अपनी जस्टिस की, तो जो एक्चुअली नारा था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि हम इंस्टीट्यूशनलिज्म लेके आएंगे, उस पर कोई अमल करता नहीं है जब पावर में आता है। गुड गवर्नेंस करने से आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं रोकती, ऑल्दो एक्चुअली पॉलिटिशियंस भी इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम जब गवर्नमेंट में होते हैं तो गुड गवर्नेंस नहीं करते बल्कि किसी और जंग में पड़ जाते हैं। उसके नतीजे में फिर हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं जो इस वक्त हैं। जो थोड़ी बहुत स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली थी, जो स्पेस मीडिया को मिली थी, जो स्पेस जुडिशरी को मिली थी, ये इस्टेब्लिशमेंट के तमाम चीज़ें, तमाम जो ये कंपोनेंट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन पाकिस्तान में इनकी स्पेस अब बहुत कम हो चुकी है आजकल। अब अगर हम दोबारा इकट्ठे बैठें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना बड़ा ज़रूरी है, इंक्लूडिंग PTI को, खान साहब को, और एक पेज पे आएँ और ये फैसला करें कि ये स्पेस किस किस ने कितनी बांटनी है। उसके बाद ही कोई वे फॉरवर्ड बनेगा स्टेट को मजबूत करने का। और मेरा ख्याल है कि हमें आखिरी बात सिर्फ मैं ये करना चाहूँगा कि कोई इस्लामी जो अभी निज़ाम की बात हुई कि ऑटोमैन तो एम्पायर थी, हमें गलत फहमी, हम TV पे सीरियल्स देख के समझते हैं। उनकी तो ईरान से भी जंगें होती रहीं। उन्होंने तो स्पेन में जब कॉन्क्वेस्ट हो रहा था, पूरे स्पेन पे ईसाई कब्जा कर रहे थे, तो कोई ऑटोमैन ने एक जहाज़ भी नहीं भेजा। तो ऐसा सच कोई ये उम्मत मुस्लिमा नहीं थी, तुर्कों की एम्पायर थी, उससे पहले अब्बासियों की एम्पायर थी, उससे पहले अमवियों की एम्पायर थी। खिलाफत राशिदा के बाद कोई इस्लामिक स्टेट कायम नहीं हुई। उससे हम कोई गोल्डन प्रिंसिपल्स लेके उसको अपनी मॉडर्न स्टेट में इनकॉपरेट कर सकते हैं। रियासत मदीना जो है, मैं अक्सर पहले भी बात करता था, ये कॉन्सेप्ट, ये जो मॉडर्न सोशल डेमोक्रेसी है, ये उसी से इवॉल्व हुई है। और हम तमाम इस्लाम के कंपोनेंट्स को रख के और सोशल डेमोक्रेसी लाए, सोशल जस्टिस लाए, दिस शुड बी आवर। बिल्कुल ठीक है जी। ग्रैंड डिबेट हमारी जारी है, इसको फिलहाल हम यहीं पर रोकते हैं। टाइम की ऑब्वियसली किल्लत के बायस वक्त महदूद है हमारे पास, लेकिन मेहमानों का ये पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ऑडियंस में ये भी मौजूद रहेंगे। और अब हम इसको मेरे ख्याल से कल पे ले जाते हैं, बाकी कल डिस्कशन ले जाते हैं, और मजीद बिल्कुल। इनपुट जो है कल अगर हमें मिल जाए तो हमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।